हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू माय फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट मनी. So today we will discuss about the basics of the stock market. So please like our channel and subscribe and comments as well. So let's move on, friends. Stock market basics for beginners. So this course is for new guys. जिन बंदों को कुछ भी मार्केट के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं पता, तो ये कोर्स उनके लिए एकदम जीरो से एकदम ग्राउंड टू जीरो ये कोर्स होने जा रहा है. ठीक है, तो आपको अगर कुछ भी नहीं पता तो ये ABCD से लेके मार्केट के आपको पूरा ABCD सिखाएगा. तो ये कोर्स पूरा मार्केट के ABCD से चलेगा और ये प्योर नए बंदों के लिए है. इसके एडवांस मॉड्यूल्स भी आएंगे. जो जिनको बेसिक्स पता है मार्केट का उनके लिए एडवांस मॉड्यूल्स भी आएंगे धीरे धीरे, बट अभी ये एकदम जीरो से है. और हमारा एजेंडा आज क्या क्या रहेगा इसके अंदर, हम शेयर मार्केट बेसिक्स, टर्मिनोलॉजी क्या यूज होती है, हाउ टू ट्रेड मार्केट में, ट्रेड क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है एंड डीमैट अकाउंट क्या होता है. सो शेयर मार्केट क्या होता है, हम हर जगह सुनते हैं शेयर मार्केट इतना चला गया, शेयर मार्केट इतना चला गया, सेंसेक्स इतना चला गया, इतना हाई हो गया सेंसेक्स, इतना लो हो गया, 52,000 सेंसेक्स चला गया, निफ्टी 16,000 के आसपास चला गया. तो क्या है निफ्टी, क्या है सेंसेक्स, क्या है, ठीक है, शेयर मार्केट क्या है. हम छोटी सी एक डेफिनेशन देखते हैं कि मार्केट का मतलब क्या होता है. मार्केट मीन्स वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम्स एंड एक्सचेंज देयर थिंग्स. ठीक है, मीन्स मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स आते हैं और वहाँ पे आके एक चीज़ का दूसरी चीज़ से लेन देन करते हैं. ठीक है, जैसे हम पैसे के बदले में गुड्स खरीदते हैं, सर्विस खरीदते हैं, तो दैट इज़ मार्केट. शेयर मार्केट में क्या होता है, सिक्योरिटीज के अंदर, सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन होती है, सिक्योरिटीज में लेन देन होता है. मैंने यहाँ पे शेयर मार्केट में शेयर वर्ड का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि शेयर मार्केट में सिर्फ शेयर्स का ही लेन देन नहीं होता, सिर्फ शेयर्स की ही ट्रांजैक्शन नहीं होती, वहाँ पे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती हैं. और वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होती है मोस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज़ की ट्रांजैक्शन होती है. और सिक्योरिटीज़ में शेयर्स भी आते हैं, बॉन्ड भी आते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी आते हैं. ठीक है, वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं. तो इसलिए मैंने सिर्फ शेयर्स यूज़ नहीं किया, सिक्योरिटीज़ यूज किया. तो सिक्योरिटीज़ मार्केट होती है ये एक तरह से. ठीक है, जहाँ पे शेयर्स में भी ट्रेड होता है, बॉन्ड में भी ट्रेड होता है, म्यूचुअल फंड्स भी ट्रेड करते हैं, ETF भी ट्रेड होते हैं, गोल्ड भी, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड भी ट्रेड होता है. ठीक है, कमोडिटी भी ट्रेड होती हैं. तो इसलिए हम इसको शेयर मार्केट बोलते हैं. सो लेट्स मूव ऑन. सो सबसे पहले जो अपने पास आता है कि हमने सुना होगा कि शेयर मार्केट तो है, बट मार्केट है कहाँ पे. जैसे कि आपकी अनाज मंडी होती है तो आपके एक पर्टिकुलर फिजिकल जगह पे होती है अनाज मंडी, बट शेयर मार्केट कहाँ है, दिखती तो है नहीं. ये मार्केट एक वर्चुअल मार्केट है, वर्चुअल मार्केट है. ठीक है, आपको कहीं दिखेगी नहीं बट फिर भी एग्जिस्ट करती है. लाइक ब्लैक मनी, ब्लैक मनी दिखता नहीं है बट फिर भी एग्जिस्ट करता है इकोनॉमी के अंदर. ठीक है, तो सेम ऐसे है कि मार्केट ये दिखती नहीं है फिजिकली. आप किसी दुकान पे जाओगे, पहले होता था जब फिजिकल फॉर्म में शेयर्स ट्रेड होते थे तब ओवर द काउंटर ट्रेड होता था. ठीक है, OTC होता था पहले. ठीक है, ओवर द काउंटर ट्रेडिंग होती थी. उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन हुआ, तो फिजिकल शेयर्स को हमने डीमेटेरियलाइज कर दिया गया. ठीक है, उनको फिजिकल फॉर्म में एक जगह पे स्टोर कर दिया गया और उनके बदले में एक, जैसे हमारी बैंक में पासबुक होती है, ठीक है, इस तरह हमने शेयर्स के लिए एक अकाउंट ओपनिंग सिस्टम कर दिया जिसको हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो अब बात आती है कि NSE का क्या है, NSE का क्या रोल है, BSE का क्या रोल है, और ठीक है M6 क्या है. इन तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे अभी. ठीक है, सो ये हमारे मेजर स्टॉक ऑफ एक्सचेंजेज हैं इंडिया के अंदर. अब हम बात करते हैं कि NSE के बारे में. तो NSE क्या है कि अपना, इट इज़ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया. ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ टर्नओवर ऑन द डेली बेसिस.
ठीक है। तो जो डेली बेसिस पे जो टर्नओवर इसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, उन सभी ट्रांजैक्शंस के अगर हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस इंडिया में एनएससी पे होती हैं, ठीक है। इनकी टाइमिंग क्या है, ट्रांजैक्शन टाइम क्या है, मीन्स इसमें ट्रेडिंग विंडो क्या है। ट्रेडिंग विंडो सुबह 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक का होता है। अच्छा, अब 9 बजे के अंदर भी 2 सेशन होते हैं, 9 बजे से 9:15 तक, ठीक है। इसको प्री ओपनिंग सेशन बोलते हैं, ठीक है। ये प्री ओपनिंग सेशन होता है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स जो भी एक प्रेशर होता है, वो प्रेशर्स को बैलेंस करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए क्या किया जाता है कि प्री ओपनिंग सेशन होता है, जहाँ पे जितना भी आपने मार्केट 3:30 बजे क्लोज हो जाती है। अब मार्केट 3:30 बजे क्लोज होने के बाद जैसे ही आपको कुछ न्यूज आती है, किसी कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, रात में जो भी बवंडर मचता है, तो इसके रिगार्डिंग क्या होता है कि बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं बायर्स एंड सेलर्स। तो उन बायर्स एंड सेलर्स की पावर को मिटिगेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक प्री ओपनिंग सेशन बना दिया कि जितनी भी भागदौड़ उन लोगों को करनी है, जितना भी उठापटक वोलेटिलिटी क्रिएट करनी है, जो भी करना है उस 15 मिनट के सेशन में कर लेंगे। तो 9 बजे से लेके 9:15 बजे तक प्री ओपनिंग सेशन होता है, ठीक है। उसमें हम ट्रेड डाल सकते हैं, और उसमें जो ट्रेड डल गया और एग्जीक्यूट हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो हमारा वो ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा 9:15 पे। उसके बाद हमें 9:16 पे दोबारा अपना ऑर्डर लगाना होगा, अगर हमारा प्री ओपनिंग सेशन के अंदर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो, ठीक है। तो ये आपको टाइमिंग बता दी। अब एनएससी और बीएससी का क्या है। एनएससी नेशनल स्टॉक ऑफ एक्सचेंज एंड बीएससी क्या है, बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे ओल्ड एक्सचेंज है, ठीक है। इट इज़ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया एंड हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिस्टेड स्टॉक्स, और सबसे ज़्यादा इसी के पास कंपनीज लिस्टेड है। एंड दोनों ही ये मुंबई में से लोकेटेड है, सिचुएट, ठीक है। अब एनएससी में और बीएससी में फ़र्क क्या है। एनएससी पुराना है, एनएससी नया है, बीएससी पुराना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज का काम क्या होता है। एक्सचेंज का काम होता है कि प्राइस डिस्कवरी करना, ठीक है। एक तरफ बायर आया, एक साइड से सेलर आया, एक बंदे को 50 क्वांटिटी खरीदनी है और एक बंदे को 50 क्वांटिटी बेचनी है। तो उन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कराता है, उन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कराता है। ये काम होता है एक्सचेंज का, ठीक है। बेसिकली क्या काम होता है एक्सचेंज का, दोनों बायर्स एंड सेलर्स के बीच में ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कराना, ये काम होता है एक्सचेंज का। बट क्या हम डायरेक्ट एनएससी और बीएससी पे ट्रेड कर सकते हैं? नहीं। अगर ऐसे एक एक रिटेल इन्वेस्टर, हम जो इन्वेस्टर होते हैं वो रिटेल इन्वेस्ट में काउंट होते हैं। जो बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं वो उनको एचएनआई बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बॉम्बे एंड एनएससी में यही फ़र्क है कि एक पुराना है, एक बाद में नया आया। नया किस लिए लाया गया, जब पुराने पे लोड ज़्यादा था, तो हमने क्या किया कि एक और क्रिएट कर दिया कि इस एक्सचेंज पे बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है, ठीक है। फिर मार्केट में मोनोपोली भी हो रही है, कोई एक ही एक्सचेंज है, मार्केट में मोनोपोली भी हो रही है। वो कुछ भी ब्रोकरेज, कुछ भी आपसे ट्रांजैक्शन का कमीशन चार्ज करेगा, कुछ भी आपसे फीस चार्ज कर सकता है। तो मार्केट के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन होना जरूरी है, इसलिए एनएससी को लाया गया। दूसरा, इससे बर्डन भी कम करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए बीएससी और एनएससी आए। तो एक्सचेंज का आप मतलब समझ गए कि जहाँ एक्सचेंज का मेन काम क्या है कि दोनों बायर और सेलर के ट्रांजैक्शंस को आपस में मैच करना और एग्जीक्यूट करना, जिसके बदले में वो छोटा सा कमीशन चार्ज करता है। देन हम आते हैं एमसीएक्स पे। एमसीएक्स हमारा जो क्या है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। इस पे क्या होता है, जैसे एनएससी एंड बीएससी के अंदर सिक्योरिटीज में, ठीक है, इक्विटी डेट्स लाइक शेयर्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। तो इस तरह की सिक्योरिटीज के अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं। एनसीएक्स पे क्या होता है, कमोडिटी में ट्रांजैक्शन होते हैं। कमोडिटी
जैसे कि एक एक लोट होता है, ठीक है, गोल्ड का लोट होता है, MCX का एक सॉरी सिल्वर का एक लोट होता है। तो हम क्या होता है इसमें कमोडिटी ट्रेड की जाती हैं, गोल्ड ट्रेड किया, सिल्वर ट्रेड किया, नेचुरल गैस भी ट्रेड होती है, क्रूड ऑयल भी होता है। क्रूड ऑयल के बारे में सुना होगा। इसकी जो टाइमिंग होती है सुबह 10 बजे से रात के 11:30 बजे तक होती है। तो ये हमने एक्सचेंज की फंक्शनलिटी समझी, कौन कौन से एक्सचेंज एग्जिस्ट करते हैं। मेजरली हमारे यही एक्सचेंज है, बाकी और भी हैं बट उनका ज़्यादा यूज है नहीं, ज़्यादा होगा फ्यूचर में, हम वो भी बताएंगे आपको। सो बात आती है कि सब बोलते हैं कि हम मार्केट में ट्रेड करें क्यों मार्केट में ट्रेड करें। सो मेरा मानना ये है कि मार्केट में ट्रेड इसलिए करेंगे क्योंकि इट इज़ मोर रिक्वायर्ड टू ग्रो मनी देन अर्न द मनी। आप पैसे कमा कमा के मर जाओगे लेकिन कभी करोड़पति नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर आपने एक सिस्टम से मार्केट के अंदर पैसे को डालना सीखा, सिस्टम से एक पर्टिकुलर रिटर्न कमाना सीखा, जो कि रिटर्न की अब हम बात करेंगे। क्यों? मेजर तो पैसा है। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट में आना क्यों चाहते हैं? सीधी बात है, पैसा ज़्यादा मिलता है वहाँ पे, इसलिए आना चाहते हैं। अब हम कैसे बोल सकते हैं कि पैसा ज़्यादा आता है? तो अगर हम किसी चीज़ को बोलते हैं कि ये ज़्यादा है तो हमारे पास एक बेस तो होना चाहिए कंपैरिजन करने के लिए। तो हम किससे कंपैरिजन करेंगे? अब आज के दिन हमारे पास क्या है? सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट में अगर आप गवर्नमेंट बैंकों की बात करते हैं तो हमारे पास कितनी सेविंग का इंटरेस्ट रेट है? 2.5, 3, 3.5। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर पे चला जाऊँ, यस हो गया, कोटक हो गया, HDFC हो गया, 4, 4.5, 5 यही मिलता है सेविंग पे। अगर हम FD की बात कर लेते हैं 6.5, 7। और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम बात कर लेते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF 7.5%। सुकन्या समृद्धि पे बात कर लेते हैं तो 8% एनुअली मिल रहा है, ठीक है। NSC की बात, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, उस पर बात कर लेंगे तो 5.5-6% मिलता है। सो सभी जो जितने भी हमारे पास एवेन्यू फॉर इन्वेस्टमेंट हैं, जहाँ पे भी हम पैसा लगा सकते हैं, कितने में दे रहे हैं? मैक्स टू मैक्स 8%, ठीक है। सीनियर सिटीजन होगा तो और पॉइंट्स में कुछ फ़र्क होगा, 10 पैसे 20 पैसे का, इससे ज़्यादा तो नहीं है। बट अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट का अगर मैं 20 साल का सिर्फ इंडेक्स फंड को लेता हूँ, सिर्फ NSE इंडेक्स, मैं निफ्टी के इंडेक्स फंड को लेता हूँ, तो 20 साल में उसने ऑन एन एवरेज 13 से लेके 15% के बीच में उसने रिटर्न दिया है। तो 13 से 15% का रिटर्न कहाँ? आपका 7 से 8% का रिटर्न, जो कि मोस्ट मीन्स उससे ज़्यादा है नहीं, जो कि एक्सट्रीम है, ठीक है, जो कि एक्सट्रीम है। बताऊंगा मैं आपको आगे, मेरे पास एक स्लाइड है कि उसका कंपैरिजन बताऊंगा कि किस में क्या है। तो अगर 20 साल के लिए, 25 साल के लिए आप पैसा जमा कर रहे हो और आपको सीधा 50% का फ़र्क पड़ रहा है, आप यहाँ पे 8% ले रहे हो मैक्स टू मैक्स सुकन्या में, और वहाँ पे अगर आपको 14% भी मिल रहा है, तो सीधा सीधा आपको 6% और 6% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इन फ्यूचर 25 साल में बहुत मायने रखता है। आपको मैं एक कंपाउंडिंग के पर्पज से एक बताऊंगा कि कंपाउंडिंग का क्या फ़र्क होता है, क्यों पैसा लगाना चाहिए, कंपाउंडिंग क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है कंपाउंडिंग का लॉन्ग रन में एक साल पे बहुत बड़ी अमाउंट का फिगर चेंज हो जाता है। 1% 50 पैसे के परसेंटेज से आपके पैसे इन्वेस्टमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है कंपाउंडिंग की वजह से लॉन्ग रन में। और कंपाउंडिंग का रियल बेनिफिट आपको आफ्टर 20 ईयर्स दिखना शुरू होता है। 10-15 साल में आपको कुछ कंपाउंडिंग का फ़र्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप 20 साल को जैसे क्रॉस करोगे ना, आपको एक साल पे आपको कंपाउंडिंग का बहुत बढ़िया फ़र्क नज़र आएगा। तो इसलिए मार्केट में पैसा, कारण क्योंकि रिटर्न्स मैक्सिमाइज करने हैं, हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है उस पर रिटर्न्स कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, इन्फ्लेशन को बीट करना है। क्योंकि जो हमारे सेविंग
अकाउंट पे रिटर्न मिलता है उससे हम कभी भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। सेविंग अकाउंट में मिल रहा है हमें 4%, 5% मैक्स टू मैक्स, और हम उसको बदले में कितना पैसा, इन्फ्लेशन कितनी चल रही है 3.5-4%, इसी रेट से आपकी इन्फ्लेशन चल रही है। फिर आपने कमाया क्या उस पर? कुछ भी नहीं कमाया। कंज्यूमर इंडेक्स देखोगे, अपना हमारा कंजम्पशन इंडेक्स देखोगे कॉस्ट वाला, तो उसके हिसाब से तो फिर हमारे कहीं भी जो पैसा हमारा 100 रुपये था वो 20 साल बाद भी 100 रुपये ही हो गए, कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना, क्या फ़ायदा। तो उस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए समटाइम ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन का रेट इतना हाई होता है कि हमारे सेविंग अकाउंट जो इंटरेस्ट मिल रहा है विच इज़ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, आरडी पे भी अगर आप काउंट करोगे 5.5% का, तो उससे भी कुछ नहीं है। और ये क्या है, पैसे को कमाना ज़रूरी है बट उससे ज़्यादा पैसे को ग्रो करना ज़रूरी है, ठीक है। पेड़ ला के लगाना ज़रूरी है, पेड़ को ग्रो करना, उसको पालना पोसना बड़ा करना भी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स दिखेंगे लॉन्ग टर्म। और मार्केट में ही क्यों करें? क्योंकि मार्केट द ओशियन ऑफ मनी, कितना पैसा है, समंदर है पैसे का, दम होना चाहिए, आप इसमें से अरबों खरबों पैसे निकाल सकते हो, ले सकते हो। आपके पास वो स्किल होनी चाहिए, वो गट्स होने चाहिए, वो नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ग्रो होता रहे, इसलिए हमें करना चाहिए। अपने फाइनेंशियल्स गोल हैं, जैसे कि बच्चों के एजुकेशन के लिए गोल हैं, उनकी शादी का गोल है, हमारे कोई घर वगैरह बनाना है तो उसका गोल है, तो हम अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए भी एक राइट मिक्सचर ऑफ सिक्योरिटीज़ बना के पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, ताकि मैं उस पर मैक्सिमम रिटर्न्स अर्न कर सकूं और अपनी ज़रूरतों को, फाइनेंशियल नीड्स को कंप्लीट कर सकूं। इसलिए ज़रूरी है मार्केट में आना। तो ये है कि मैंने अभी बताया आपको कि क्यों ज़रूरी है मार्केट में। अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर 1986 में मैंने अगर 1 लाख रुपए लगाया होता, 1986 में मैंने अगर 1 लाख रुपए लगाया होता, तो अप्रैल 2020 में वो 25 लाख रुपए हो गए होते, ठीक है, 25 लाख रुपए हो गए होते। अगर मैंने 1 लाख रुपए 1986 में गोल्ड में लगाया होता, ठीक है, 1986 में जो गोल्ड का रेट था 2140 रुपये था, तो आज का अगर मैं अप्रैल 2020 का लेता हूँ तो वो 1 लाख रुपए हमारे 20 लाख रुपए हो चुके होते हैं 1986 से लेके। पीपीएफ ने आपका पैसा 25 टाइम ग्रो किया और गोल्ड ने आपका पैसा 20 टाइम ग्रो किया। लेकिन वही अगर मैं सेंसेक्स में लगाता, शेयर्स में लगाता वो पैसा, तो 1 लाख रुपए 1986 का, उस टाइम पे सेंसेक्स की वैल्यू 599 थी, आज 52 लाख रुपए हो गए होते। सिर्फ 1 लाख रुपए आपके 52 लाख रुपए हो गए होते अप्रैल 2020 तक, ठीक है। अप्रैल 2020 तक की बात कर रहा हूँ मैं, अप्रैल 2020 तक की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इनकी अप्रैल 2021 पे लेके आ जाता हूँ, सोचने की बात है, अगर मैं इसको अप्रैल 2021 में लेके सिर्फ 1 साल बाद, एक अप्रैल 2020 में आपके 52 लाख हुए थे, अप्रैल 2021 में आपके अप्रोक्स 80 से 90 लाख रुपए हो गए होते, ठीक है। अप्रोक्स आपके 1986 में आपने 1 लाख रुपए अगर सेंसेक्स में लगाया होता, तो आपका 2021 में अप्रैल मई मंथ में अप्रोक्स 80, 90, 95 लाख रुपए हो गए होते। मार्केट ने आपको 80 से 90 गुना दिया है। कितना टाइम फ्रेम? 21 साल, ये 14 साल हो, 35 साल। मैंने आपको क्या बताया कि कंपाउंडिंग लॉन्ग रन में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप आगे समझोगे इसको। तो इसलिए मार्केट में पैसा लगाना ज़रूरी है।
तो अब हमने ये तो समझ लिया कि एनएससी का क्या काम है, बीएससी का क्या काम है, मार्केट में पैसे लगाने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि भैया ओशियन ऑफ द मनी है, इसीलिए ज़रूरी है। किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न देता है, बट हाईएस्ट रिस्क भी इसी के अंदर है, क्योंकि मार्केट गई तो आपका पैसा भी जा सकता है। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। अब मार्केट के अंदर भी आपके पास दो चीज़ है, इक्विटी है, डेट है। डेट मीन्स बॉन्ड, बॉन्ड के साथ जाओगे तो लो रिस्क है, रिटर्न भी लो है। इक्विटी के साथ जाओगे तो हाई रिस्क है बट रिटर्न भी हाई है। कुछ शेयर्स ने तो 2,000 गुना कर दिया पैसा। 2 रुपए की चीज़ 2,000 की हो गई, 1000 गुना हो गया है। सपोज करो कि आपने अगर 1,00,000 रुपए लगाया होता और अगर वो 1,000 गुना हो जाता है, 1986 में 1,00,000 रुपए लगा के छोड़ दिए होते आपने, और वो 2 रुपए की चीज़ 2,000 की हो गई, 1000 गुना हो गई, लाख रुपए के बदले में आपको 10 करोड़ मिलते। तो ये मिरेकल है मार्केट का, ये चमत्कार है, इसको हम चमत्कार ही बोल सकते हैं, क्योंकि दूसरा कोई रिसोर्स ही नहीं है जहाँ से आप पैसे को इस प्रपोर्शन में इतना एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सको। इसलिए हम मार्केट में आते हैं। अब बात हो गई, हमें समझ में आ गया कि मार्केट में लगाना है, मूड बन गया मार्केट में लगाने का, लेकिन करें क्या, हाउ टू इन्वेस्ट इन मार्केट। सो मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अभी मैं आपको एक हायरार्की समझा रहा हूँ कि ट्रेड होगा एनएससी में और बीएससी में, वही आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट करके देगा। लेकिन जैसे हम आरबीआई के अंदर अपना डायरेक्ट अकाउंट नहीं खोल सकते, हमें कैसे डील करना पड़ता है, रिटेल बैंकिंग के थ्रू, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, यस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। तो हमें क्या करना पड़ता है, इनके थ्रू डील करना होता है। तो सेम हमें क्या होता है कि एनएससी एंड बीएससी पे ही ट्रेड करना है, बट हम डायरेक्ट वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये लोग क्या करते हैं, एनएससी और बीएससी अपने नीचे कुछ ब्रोकर्स होते हैं, उन ब्रोकर्स को ये लाइसेंस दे देते हैं कि आपको हम ट्रेडिंग का लाइसेंस देते हैं, और एक कनेक्शन दे देते हैं कि अपने सॉफ्टवेयर को, ब्रोकर के सॉफ्टवेयर को एनएससी अपने सॉफ्टवेयर के साथ, अपने सर्वर्स के साथ एक्सेस दे देती है कि आप अपनी एल्गोरिदम के थ्रू, अपने सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हमारे पास ट्रेड को भेजो, हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो ब्रोकर, तो क्या रिलेशन क्या है, इन्वेस्टर किसके पास जाएगा, मैं और आप किसके पास जाएंगे, ब्रोकर के पास। ब्रोकर क्या करेगा, आपको कनेक्ट करेगा बीएससी और एनएससी के साथ। जब पहले ट्रेडिंग होती थी तो फिजिकल फॉर्म में ओवर द काउंटर होते थे, आपको एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता था जब भी आप ट्रेड करते थे। बट आज क्या करते हैं कि एक पासबुक की फॉर्म की तरह आपको एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि आपका अकाउंट में हमने शेयर्स इतने ट्रांसफ़र कर दिए। तो उसके लिए अब हमें ब्रोकर के पास जाएंगे। ब्रोकर भी मैं बताऊंगा कि कितने तरह के होते हैं। ठीक है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि ब्रोकर कितने तरह के। तो ब्रोकर, 2 तरह के ब्रोकर होते हैं। ब्रोकर हमें एनएससी बीएससी स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ कनेक्ट करता है, और ये 2 तरह के होते हैं। कौन से 2 तरह के होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर लाइक एचडीएफसी सिक्योरिटी, कोटक सिक्योरिटी, आईसीआईसी सिक्योरिटी। डिस्काउंट ब्रोकर अपस्टॉक्स है, जेरोदा है, 5 पैसे हैं, ग्रो ऐप है, इनको हम डिस्काउंट ब्रोकर बोलते हैं। अब फुल सर्विस ब्रोकर, डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर में क्या फ़र्क होता है। फुल सर्विस ब्रोकर आपको क्या करेगा, पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म देगा, अच्छा सा सॉफ्टवेयर देगा, जहाँ पे आप ट्रेड भी कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज भी कर सकते हो, वहाँ से आप इंश्योरेंस भी खरीद सकते हो, वहाँ से आप गोल्ड भी खरीद सकते हो, वहाँ से आप कमोडिटी भी खरीद सकते हो। एंड ठीक है, बट वो एएमसी हाई चार्ज करते हैं, एनुअल जो मेंटेनेंस चार्जेज होते हैं वो हाई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज करते हैं, और ओपनिंग उनकी जो कॉस्ट होती है वो 800 रुपये 700 रुपये से लेके 1000 रुपये के बीच में होती है। तो ये फुल सर्विस होते हैं। आपको टिप्स भी देते रहेंगे, वीकली भी टिप्स मिलती रहती हैं, मंथली भी टिप्स मिलती रहती है। बट
लेकिन फुल सर्विस ब्रोकर फिर आपसे हाई एएमसी लेता है, हाई अकाउंटिंग जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लेता है, एंड जो ब्रोकरेज होती है वो भी हाई होती है कंपेरिजन टू डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर जो जनरली होते हैं वो 0.01 से लेके 20 रुपये तक पर ट्रेड के लेते हैं, बट वो मैक्सिमम 20 रुपये और मिनिमम जो आपका टर्नओवर है उसका 0.01 से % से लेके। तो एक तो इनकी लो ब्रोकरेज, फिर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 से 300 रुपये होते हैं, एएमसी चार्जेस 200 से 300 रुपये होते हैं। बट इनका फ़र्क क्या होता है, यहाँ पे आप सिर्फ ट्रेड कर सकते हो, लाइक इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, वो फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी। आईपीओ सर्विसेज पहले डिस्काउंट ब्रोकर्स नहीं देते थे, अब आईपीओ सर्विसेज भी देने लग गए। तो सेम फैसिलिटी आपको डिस्काउंट ब्रोकर के पास मिल रही है, सेम आपको पास फुल सर्विस ब्रोकर के पास मिल रही है, आईपीओ सर्विस में मिल रही है। फिर म्यूचुअल फंड सर्विसेज जो पहले फुल सर्विस ब्रोकर देते थे, अब डिस्काउंट ब्रोकर भी म्यूचुअल फंड सर्विसेज देने लग गए। तो अब ज़्यादा फर्क रहा नहीं, लेकिन कॉस्ट का फ़र्क है, तो इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ डिस्काउंट ब्रोकर। फिर हम बात करते हैं कि हमने ब्रोकर तो चूज़ कर लिया, डिस्काउंट के पास जाएंगे या फुल के पास। बात आती है कि डीमैट, बहुत सुना है कि डीमैट अकाउंट क्या होता है डीमैट अकाउंट। मैंने आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले कि ओवर द काउंटर ओटीसी जो होते थे, एक्सचेंज होते थे, वहाँ पे फिजिकल सर्टिफिकेट्स दिए जाते थे और उनका जो डिलीवरी टाइम था, शेयर्स को डिलीवर करने का टाइम, जो आपको शेयर सर्टिफिकेट दिए जाते थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा था, एक सप्ताह या 14 दिन का होता था। बाद में क्या किया कि डीमैट अकाउंट मीन डीमेटरलाइजेशन, आपके शेयर्स की सर्टिफिकेट को एक रूम में रख दिया गया और उसके बदले में एक डिजिटल फॉर्म में आपको शेयर दे दिया गया और उस डिजिटल अकाउंट को, जहाँ पे आपके शेयर्स को मेंटेन, जैसे आपकी पासबुक होती है, आपका बैंक में अकाउंट होता है, तो कैश तो उनके पास पड़ा है उनकी ट्रेजरी में, उनके गोडाउन में, जहाँ भी पैसे रखते हैं, लेकिन आपको कैसे दिखता है, आपको फिगर्स के रूप में आपके स्टेटमेंट में दिखता है, आपके अकाउंट में दिखता है। तो सेम फिजिकल सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, शेयर्स होते हैं, वो कहीं और स्टोर हाउस में रखे होते हैं, स्टोरेज में रखे रहते हैं और उसके बदले में एक फिगर आपके स्टेटमेंट में शो करने लग जाती है और उस स्टेटमेंट को, उस अकाउंट को बोलते हैं डीमैट अकाउंट, डीमेटरलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब ये डीमैट अकाउंट क्या है, कौन मेंटेन करता है? यहाँ पे रोल आता है एनएसडीएल एंड सीडीएसएल का। आपने 2 तरह के अकाउंट खुलेंगे जब भी आप ट्रेड करोगे। देखो, आपको एक ट्रेड करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, तो ट्रेडिंग अकाउंट आपको ब्रोकर प्रोवाइड करेगा। आप वहाँ पे बाई के ट्रेड करोगे, सेल के ट्रेड करोगे, ठीक है। उस जैसे ही आप ट्रेड पंच करोगे, वो ट्रेड अपने सॉफ्टवेयर के कनेक्शंस के थ्रू एनएससी और बीएससी के प्लेटफॉर्म पे चली जाएगी। वहाँ पे आपके बाई और सेल को एग्जीक्यूट किया जाएगा और वापस ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे पता चल जाएगा कि आपको कम्युनिकेशन आ जाएगा कि आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है। अब ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, आपका बाई होना था, सपोज करो 100 शेयर्स रिलायंस कंपनी के थे, आपके बाई हो गए, बट आपके हाथ में क्या आया, आपके तो पैसे चले गए। सपोज करो 2000 रुपये का रिलायंस का शेयर था, 100 शेयर खरीदे, 2 लाख रुपये चले गए, बट आपके पास क्या आया, आपके पास शेयर आया, ठीक है, शेयर्स आए, लेकिन शेयर्स तो आए, बट हैं कहाँ वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में चले गए। अब बोले डीमैट अकाउंट कहाँ पे? जब आपका ब्रोकर आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोलता है, उसके साथ में है या तो एनएसडीएल के पास या सीडीएसएल के पास आपका एक डीमैट अकाउंट खोल दिया जाता है। ब्रोकर आपका अकाउंट खुलवाता है डीमैट, और जो एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिट एंड सीडीएसएल है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, ठीक है, इनको हम डिपॉजिटरी बोलते हैं। डिपॉजिटरी मीन्स हु डिपॉजिट्स द थिंग्स। तो यहाँ पे डिपॉजिटरी क्या कर रही है, आपके शेयर्स को डिपॉजिट करके रख रही है। किस लिए रख रही है? ब्रोकर है, ब्रोकर की इतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी सीडीएसएल एनएसडीएल की है, जितने रूल रेगुलेशन है। ब्रोकर करना फेल हो गया, बिजनेस नहीं चला, नया बिजनेस लेके आया, 20-30-50 करोड़ रुपए बिल लगाए, फेल हो गया, नहीं चला, लेकिन आपने तो ब्रोकर के थ्रू ट्रेड कर दिया, आपने तो शेयर्स खरीद चुके हो, तो अब क्या होगा? अब ब्रोकर चला जाएगा, इतने इन्वेस्टर हैं वो तो रोड पे आ जाएंगे अगर उसके पास शेयर छोड़ दिए तो। क्या होता है, इसलिए 2 एजेंसियां हैं, सीडीएसएल, 2 कंपनियां हैं, सीडीएसएल एनएसडीएल, उनके पास आपका डीमैट अकाउंट मेंटेन किया जाता है और वहाँ पे आपके शेयर होते हैं। कल ना
HDFC सिक्योरिटी है, यस सिक्योरिटीज है, कोटक सिक्योरिटीज है, जेरोदा है, अपस्टॉक है, 5S, जितने ब्रोकर है, ये ब्रोकर मान लो भाग गया तो क्या होगा? आप किसी दूसरे ब्रोकर के पास जाओगे और अपना एक अकाउंट खुलवा लोगे, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट, और एक रिक्वेस्ट फॉर्म डालोगे अपने नए ब्रोकर को और NSDL या CDSL के पास, जिसमें भी आपका डीमैट अकाउंट है। वो जब आप अपना अकाउंट जिस भी ब्रोकर के पास खुलवाते हो, आपको पता चल जाता है कि आपका अकाउंट CDSL में है या NSDL में है। जब अपनी प्रोफाइल में जाके डीमैट अकाउंट का सेगमेंट को चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मेरा अकाउंट है। तो आप उसको नोट करके रखो, और एक नए जो ब्रोकर के जहाँ पे आपने खुलवाया है डीमैट अकाउंट, उस ब्रोकर को रिक्वेस्ट फॉर्म डालोगे, और एक CDSL या NSDL जहाँ पे आपके पुराने शेयर्स पड़े हैं, पुरानी सिक्योरिटीज़ पड़ी हैं, उनके रिगार्डिंग एक रिक्वेस्ट फॉर्म डालोगे कि आपके पुराने डीमैट अकाउंट दिस से सभी इक्विटीज़ को, सभी बॉन्ड वगैरह हैं, जो भी सिक्योरिटीज़ है, उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए मेरे नए डीमैट अकाउंट में, और दिस इज़ माई न्यू डीमैट अकाउंट नंबर। ठीक है, वो डिटेल्स कर दी जाती है, और आपके नए डीमैट अकाउंट के अंदर सारी सिक्योरिटीज ट्रांसफ़र हो जाएंगी 10 से 20 दिन में। तो इसलिए यहाँ पे हर बंदे की फंक्शनलिटी को बांट दिया गया है, क्योंकि एक ही बंदे पे अगर हम NSE पे सब कुछ डाल देते कि आप ही क्लाइंट लेके आओ, आप ही इन्वेस्टर को लेके आओ, आप ही उनका ट्रेड एग्जीक्यूट करो, आप ही उनका शेयर्स की सिक्योरिटी करो, उनके स्टोरेज करो, तो एक ही एंटिटी के लिए इतना काम संभालना बहुत मुश्किल है, एक इतनी बड़ी इकोनॉमी के लिए। तो इसलिए, और फिर वहाँ पे मोनोपोली हो जाती है, कंट्रोलिंग करना, मॉनिटरिंग करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या कर दिया कि फंक्शनलिटी को बांट दिया गया है कि ब्रोकर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहाँ से वो इतना काम करेगा कि इन्वेस्टर से पैसा लेगा, इन्वेस्टर से इंस्ट्रक्शन लेगा कि आपको बाई करना, सेल करना, किस रेट पे करना, और पैसे और इंस्ट्रक्शन दोनों BSE NSE को भेज देगा। वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे, और जितने भी शेयर्स वगैरह उसने बाई सेल किए हैं उतने की कम्युनिकेशन CDSL NSDL जिसमें भी उसका डीमैट अकाउंट है उसको कम्युनिकेट कर देगा, और वो उसके खाते में शेयर्स को अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन, बाई हुआ तो क्रेडिट कर देंगे, सेल हुआ तो डेबिट कर देंगे। तो ये डीमैट का काम है और ट्रेडिंग अकाउंट का काम। डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खुलते कैसे हैं, इसकी प्रोसेस हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। सो अभी के लिए थैंक्स गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस टू लिसन मी, एंड प्लीज़ अगेन रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट एज वेल, एंड इफ़ यू वांट anything add in my next classes, if you need to learn something new, so please share me the topic as well on my comment box so that I can prepare a lecture for that as well. So thank you guys, thanks you very much.